जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है दिसंबर मास का मासिक लग्न फल। आज 3 लग्नों पर चर्चा होगी, कर्क, सिंह और कन्या। इससे पहले के 3 लग्न मेष, वृषभ और मिथुन का एपिसोड बनाया जा चुका है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। क्या मुख्य घटनाएं कुछ हो रही हैं इस पूरे महीने में, तो वो 6 घटनाएं हैं जो हो रही हैं। पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। 4 दिसंबर को मंगल अपनी राशि बदलेंगे और वो वृश्चिक राशि में आकर एक राजयोग का निर्माण करेंगे जिसका नाम है रुचक महायोग। तो मंगल अपनी राशि बदलेंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। 9 दिसंबर को शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और धनु राशि से मकर राशि में चले जाएंगे और वहां पर वो एक योग बनाएंगे जिसका जो इसको योग हम कह सकते हैं शुक्र शनि की युति, जिस पर राहु की दृष्टि भी होगी। इस पर भी विचार करेंगे। 11 दिसंबर को बुध अपनी राशि बदलेंगे और वो धनु राशि में आएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, वो भी वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु राशि में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण धनु राशि में हो जाएगा। 19 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे और 30 तारीख को बुध अपनी राशि बदल के मकर में चले जाएंगे। इस दौरान ये जो कुल 6 परिवर्तन है, इनकी चर्चा तो होगी ही। ऑन दी होल इसका क्या प्रभाव इन तीनों लग्नों पर, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, होगा, इस पर भी विचार करते हैं। कुछ ऐसे योग बनेंगे जो बहुत प्रभाव देते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनके संबंध में भी बीच बीच में चर्चा होती रहे। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन की एक पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें मैंने केवल 8 ग्रहों को दर्शाया है। चंद्र जो कि बड़ी तेजी से अपनी राशि बदलते रहते हैं, उनको नहीं दिखाया है। और 5 ग्रहों को नीले रंग से दिखाया है जो अपनी राशि इस पूरे महीने में नहीं बदलेंगे। केवल सूर्य, बुध और शुक्र ही अपनी राशि बदलेंगे, इसीलिए उन्हें लाल रंग से दिखाया है। तो जो ग्रह लाल रंग से लिखे वही कुछ समय बाद अगले ग्रहों में चले जाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में केवल ये जो 3 ग्रह हैं यही चेंज होंगे, इसीलिए मैंने उनको लाल रंग से, बाकी को नीले रंग से दिखाया है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए। बाकी ग्रहों का प्रभाव स्थायी रहेगा पूरा महीना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कर्क के लिए 11वें भाव में वृषभ राशि में राहु रहने वाले हैं और एक योग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है शशक महायोग। काफी लंबे समय से चल रहा है। गुरु कुछ समय पहले अपनी राशि बदल कर कुंभ यानी अष्टम भाव में आ गए हैं और शुक्र 6ठे घर में है। तो 4 ग्रहों में ये सारी स्थिति है। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ऐसी स्थिति रहेगी जब चंद्र भी वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में, इन 4 राशियों में रहेंगे 4 तारीख से 11 तारीख तक। तो एक योग का निर्माण होगा जिसका नाम है केदार योग। अच्छा योग है, इसमें ऐसा नहीं, इसे सांख्य योग भी कहते हैं, संख्या से बनने वाला योग। अच्छा योग है, साधारण योग है, सुंदर योग है। यहाँ सूर्य और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक योग है। मंगल यहाँ चेंज होकर के आए 4 तारीख को, उससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे। तो एक एक करके हम स्वभाव के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। लग्न के स्वामी चंद्र हैं जो बराबर अपनी राशि को बदलते रहेंगे। ऐसी कुछ तिथियां हैं जिन पे उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य पे, कभी कभी मूड या मन पर भी परिवर्तन आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो डेट्स हैं 6, 7, 10, 11, 17 और 18। इन सभी तिथियों में चंद्र का प्लेसमेंट के हिसाब से जो बहुत सुंदर प्रभाव आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। इन 6 दिनों में आप थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के तनाव, दिक्कत देखने में आ सकती है। तो स्वास्थ्य खराब नहीं कहा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य नाजुक रहने की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो ये थोड़ा सा संभालना है। आमतौर पे नेचर ठीक रहेगा। लग्न पर ही शनिदेव की पूरी दृष्टि है जो काफी लंबे समय से पड़ रही है और किसी भी ग्रह की लग्न में यहाँ दृष्टि नहीं आ रही है। तो लग्न की स्थिति यहाँ पे जरा एवरेज है। चंद्र के बार चेंज होने से थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आ सकती है। सेकंड भाव की बात करते हैं तो यहाँ पहले 15-16 दिन तक स्थिति बहुत अच्छी है। धन भाव का स्वामी अपने से चौथे यानी केंद्र में या जन्म कुंडली के 5वें भाव में त्रिकोण में बैठते हैं, ये बड़ी अच्छी थी। धन के हिसाब से ये स्थिति सुख भरी, पर यहाँ राहु की इस पर पूरी दृष्टि पड़ रही है जो कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल, हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। सूर्य पर राहु की दृष्टि का प्रभाव कभी कभी हृदय पे तनाव दिखने, पिता से तालमेल की स्थितियों को खराब होने, कॉन्फिडेंस के खराब होने से भी आता है।
तो धन की स्थिति यहाँ अभी तो ठीक रहेगी, लेकिन जब सूर्य अपनी राशि बदल देंगे और छठे भाव धनु राशि में चले जाएंगे तो वो जो स्थितियां बनेंगी वहां ये योग टूट जाएगा, तो धन के लिए भी एक खराब स्थिति हो जाएगी। इसे हम परिवार के साथ तालमेल की स्थितियों को खराब भी कहते हैं। परिवार के साथ तालमेल यानी कुटुंब का सहयोग नहीं मिलना, धन के योग की कमी होना, परिवार के साथ तालमेल नहीं होना, तो ये छठे घर में सूर्य कहीं ना कहीं आंखों को भी थोड़ा सा खराब करता है। तो ये स्थिति रहेगी 16 तारीख से लेके महीने के आखिर तक, जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो धन की स्थिति पहले आधे महीने काफी अच्छी, आधे महीने खराब रह सकती है। कर्म की बात करते हैं, प्रयासों के फल। जब तक बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे ये स्थिति बड़ी सुंदर बनी रहेगी। आपको आपकी की हुई मेहनत के फल मिलने की संभावनाएं बड़ी अच्छी हैं, प्रयासों के फल मिलने की संभावना अच्छी है, भाइयों से तालमेल की स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन ये स्थिति 11 तारीख को बिगड़ जाएगी, क्योंकि बुध जो हैं वो छठे घर में चले जाएंगे और ये एक खराब योग है जब आपको आपकी की हुई मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। आमतौर पे ये समझा जाइए कि भाइयों से सहयोग नहीं मिल रहा है, आपके जूनियर आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी देखने में आ सकती है। तो इस सारी चीजों को समझना जरूरी है कि 30 तारीख को जब बुध फिर से राशि बदलेंगे और केंद्र में आ जाएंगे और वो शुक्र बुध और शनि की एक युति बनाएंगे तो ये स्थितियां वापस ठीक होंगी। तो बीच के 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की जो स्थिति है बुध के हिसाब से, वो आपको आपकी मेहनत का उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना हम उससे उम्मीद करते हैं। तो थोड़ा सा इस मुद्दे पर सावधान रहने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। सुखों की बात करते हैं तो शुक्र की स्थिति यह है कि 9 तारीख तक पहले 9 दिन शुक्र की स्थिति खराब है, यानी सुखों को लेकर योग, माताजी का स्वास्थ्य को लेकर के तनाव, पढ़ाई लिखाई को लेकर मन की कुछ खींचतान, मन पर किसी तरह का बोझ या दबाव आना, आपको अपनी इमेज को लेकर के भी कोई खतरा देखने में आना, ऐसा हो सकता है। इसके बाद ये अपनी राशि बदल करके मकर में चले जाएंगे और वहां शनि के साथ युति बनाएंगे। अब क्या स्थिति बनेगी, जब शुक्र शनि के साथ होंगे तो शनि और शुक्र की तो युति बनी और शनि की पूरी दृष्टि, दशम दृष्टि कहाँ आई, तुला राशि पर। तो ये क्या हुआ, यानी भाव और भावेश दोनों पर शनि का प्रभाव आ गया। ये वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचा सकता है। अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो ये देखने में आ सकती है स्थिति कि आपको किसी से प्रेम की स्थिति बने, प्रेम विवाह होने की गुंजाइशें बने, या प्रेम पहले से चल रहा है तो उसके प्रेम विवाह होने की, उसकी परिणति देखने में आ सकती है। जो शादीशुदा हैं उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कुछ संभावनाएं और गुंजाइशें देखने में आएंगी, क्योंकि यहाँ राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ी आवश्यकता इस बात की रहेगी कि आप सावधान रहना। तो सुखों की स्थिति की मैंने बात की, शुक्र के बदलने पर जो व्यवहार आएगा उसकी भी चर्चा कर ली। 5वें भाव की बात करते हैं, सोच समझ, प्लानिंग, सही मौके पर सही फैसला, ज्ञान, बुद्धि। और यहाँ पापी ग्रहों का अगर जमघट हो जाए तो ये खराब हो जाता है। 5वें भाव में पापी ग्रह कुछ हद तक नुकसान करते हैं, संतान की हानि करते हैं, ज्ञान की हानि करते हैं, बुद्धि की हानि करते हैं, डाइजेशन को खराब करते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स को बढ़ाते हैं, सही मौके पर सही फैसला नहीं लेने देते। इस तरह का तनाव भी देखने में आता है। तो यहाँ ये जो जमघट है ये एक एक करके टूटेगा। पहले इसमें से बुध अपनी राशि को बदलेंगे 11 तारीख को, उसके बाद में 16 तारीख को सूर्य भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो लमसम जब सूर्य और बुध दोनों निकल जाएंगे तो परिस्थितियां कुछ और होंगी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां ये है कि मंगल स्वग्रही होकर के बैठा है, कोई भी ग्रह यहाँ पर अस्त नहीं हो रहा है। तो तमाम योग होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं राहु के दबाव के कारण प्रेशर बना रहेगा। ये प्रेशर 16 तारीख के बाद हट जाएगा, तब स्थितियां अच्छी होंगी। तब आपको नॉलेज का, ज्ञान का, अपनी सेहत से संबंधित सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य, बच्चों से तालमेल की स्थितियां, पढ़ाई लिखाई का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां तक आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी पहले 16 दिन। इसके बाद बात आ जाती है, अगर हम शत्रु पक्ष की चर्चा करते हैं तो इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में है। तो अगर 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठ जाते हैं तो कुछ हद तक उस भाव की सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कमजोर हुए। छठा घर जो बीमारियों का, शत्रुओं का, कर्ज का है, वो कमजोर होगा तो एक तरह से इस भाव को ही लाभ हुआ इसका। इसीलिए इन्हें विपरीत राजयोग कहते हैं कि इसमें नुकसान होने पर भी फायदा होता है। यानी हमारे शत्रु कमजोर पड़ गए, हमारे शत्रु मृत्यु के घर में चले गए, बीमारियां मृत्यु के घर में चले गई, कर्जे मृत्यु के घर में चले गए, तो हमें इसका फायदा ही होगा। तो क्योंकि यहाँ के इस भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में, ये स्थिति लगातार पूरे महीने तक बनी रहेगी। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ कम ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि लग्न आपकी जरा जल्दी जल्दी वैरी करती है और थोड़े नाजुक लगन के समझे जाते हैं कर्क लगन वाले।
लेकिन मोटे तौर पर किसी बहुत बड़ी बीमारी की संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। बहुत कर्ज की कोई स्थिति नहीं है पीछे से, यानी अगर जन्म कुंडली ही पहले से ज्यादा गड़बड़ है तो बात अलग है, अन्यथा ये स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। सप्तम भाव में जो शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये तो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शशक महायोग का, ये अच्छी स्थिति है। पर लगन पर इसकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है, ये खराब है, यानी ये राजयोग कहीं ना कहीं आप पर दबाव भी बना रहा है, लगन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो मांसपेशियों से संबंधित सेहत की खराबियां देखने में आ सकती हैं। इसको राहु की भी दृष्टि का शुभ फल मिल रहा है। अब शुभ फल का बात यह है कि शनि के लिए तो शुभ है, लेकिन इस भाव के लिए खराब हो जाता है वो। तो और जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि जब शुक्र इसके साथ में आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन की चंचलता को, पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, मन के भटकाव को बिलोंग करता है, प्रेम को बिलोंग करता है। और इसमें कुछ रूल्स तोड़ना, समाज के नियम तोड़ने की भी स्थितियां देखने में आएंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ये काम बन जाएगा। योग का लाभ लेना है कि नुकसान, ये हमारी सामर्थ्य, हमारी सोच समझ, प्लानिंग पर निर्भर करता है। तो सप्तम भाव की स्थिति की बात हो गई। परिवार से, ससुराल वालों से, पत्नी से सहयोग मिलेगा, लेकिन हमारे अपनी मन की चंचलताएं हमें थोड़ा बहुत भटकाव दे सकती हैं। धन संग्रह की स्थितियां ठीक हैं, उम्र का योग ठीक है, उसमें ऐसी कोई समस्या की बात नहीं दिखाई देती। यहाँ हालात ऐसी कुछ खराब नहीं है। बृहस्पति का वहां बैठा होना भी कुछ धन प्राप्ति के योग भी बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाग्य की थोड़ी सी कमी कर रहा है। भाग्य का स्वामी अपने से 12वें या जन्म कुंडली के 8वें घर में आने के कारण पिता के साथ तालमेल की दिक्कतें, भाग्य की कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि पंचम भाव से पंचम भाव भी है 9वां भाव, तो कहीं ना कहीं संतान को भी इससे इफेक्ट पड़ेगा, धर्म को इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव साइड। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां, भाग्य की स्थितियां, कुछ काम काफी कोशिश के बाद भी नहीं बन पा रहे, ऐसा देखने में आ सकता है। तो भाग्य का मामला भी थोड़ा सा कमजोर देखने में यहाँ पे आएगा। दशम भाव के हिसाब से अगर देखते हैं स्थितियों को, तो यहाँ के स्वामी जो केंद्र के स्वामी है त्रिकोण में जाकर स्वग्रही हैं और पूरे महीने लगातार वहीं बने रहेंगे। तो स्टेटस को लेकर के तो पोजीशंस अच्छी हैं, उसमें लेकर कोई समस्या नहीं है और किसी तरह का कोई कुप्रभाव यहाँ पे देखने में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रयास करते हैं तो काफी मौके हमें तरक्की के, यश के, आगे बढ़ने के, कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तो उनके मिलने की गुंजाइशें बढ़ेंगी। तो अर्थ ये निकला कि स्टेटस को बढ़ाने का, राज्य सरकार, राज्य संपत्ति, राज्य के साथ हमारे तालमेल, सरकारी अधिकारियों से हमारे तालमेल, इन सब के योग यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पिता के आशीर्वाद से भी सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। 11वें भाव में राहु देव बैठे हैं और वहां राहु देव क्या कर रहे हैं कि देखिए 11th हाउस में अपनी उच्च राशि में राहु शुभ फल देने वाला है, ये आमदनी के कई सारे मौके दे सकता है। और इसकी 9 तारीख के बाद शुक्र पर, इस भाव के स्वामी पर भी पूरी दृष्टि होगी, तो आमदनी के बहुत से नए मौके मिल सकते हैं। तो अगर दशम भाव बहुत अच्छा है तो उसका लाभ यही है कि आमदनी आए। तो आमदनी आने का जो योग है वो 9 तारीख के बाद से बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिससे इन्हें यहाँ लाभ होता हो साफ साफ दिखाई देगा। खर्चों की स्थितियां एवरेज हैं और जो 9 तारीख के बाद खर्चे और थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे, यानी खर्चों का स्वामी 12वें घर का स्वामी कहाँ आ गया, 6ठे घर में, तो ये एक और विपरीत योग बन गया। तो इस कुंडली में इस महीने 2 विपरीत योग बन रहे हैं, केदार योग का निर्माण भी हो रहा है, शशक महायोग का निर्माण हो रहा है। तो ये अच्छे कुछ योग बने। क्या करना चाहिए, हमें हर हालत में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें और थोड़ा पानी से सावधान रहें, ठंड से सावधान रहें, क्योंकि आप थोड़े से नाजुक हैं इस मामले में, आपको ये दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो पानी की सावधानी, बीमार यानी ऐसी ठंड लगने वाली समस्याएं, उनसे बचने की अगर सावधानी रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से ये महीना निकल जाएगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन की स्थिति यह है कि केंद्र में ही सारे ग्रहों का जमघट है और 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 8 ग्रह लगातार केंद्र में बने रहेंगे। एक खास योग होता है, बड़ा अलग किस्म का, जो रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, वो होता है शर योग। शर मतलब तीर को भी कहते हैं, पर इस शर का अर्थ यहाँ तीर नहीं है। इसका भाव यहाँ इस तरीके से है कि जब चौथे भाव से शुरू करके अगले 4 यानी चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें घर में ही सारे ग्रह आ जाएं, इसमें राहु केतु इसमें एग्जम्प्ट है क्योंकि वो कभी एक साथ आ नहीं सकते। तो अगर बाकी के ग्रहों की चर्चा करें, बाकी 8 वो इसमें आ जाएं, तो ये शर योग का निर्माण होता है। थोड़े कठोर लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं,
ये एक व्यवहार इस योग का है, यानी वो गुस्सा बढ़ाता है, जिद बढ़ाता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, कोई नई चेंज आता है उसे स्वीकार नहीं करते, वो थोड़ी सी अड़ियल होते हैं, जो उनके दिमाग में है उसी को करते हैं। ये शरीर का एक बुरा प्रभाव कहा जा सकता है जो पड़ता है। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगातार 7 दिन ये योग बना रहेगा और इसका प्रभाव भी देखने में आना चाहिए। ये एकदम नई चीज थी, एकदम नया योग था जो साधारणतः होता नहीं है आमतौर पर कुंडलियों में, बड़ी रेयर से बनता है। मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ आप उससे समझ पाएंगे कि स्थितियां कहाँ पे, कौन कौन से ग्रह कहाँ हैं। और मैंने जानबूझकर जो लाल रंग से लिखे हैं वही अपनी राशि बदलेंगे। 3 चंद्र को दिखाया नहीं है क्योंकि वो बहुत तेज राशि बदलते हैं। नीले रंग से लिखा हुआ ग्रह कोई भी राशि चेंज पूरे महीने में नहीं करेंगे। लग्न के स्वामी की स्थिति यह है कि पहले वो केंद्र में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है, और बाद में त्रिकोण में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो सूर्य का अब बुध के साथ भी एक विशेष योग बनता है, इसे सूर्य बुध आदित्य योग भी कहते हैं। ये बड़ा अच्छा योग है और ये केंद्र में भी बहुत अच्छा है, त्रिकोण में भी बहुत अच्छा है। तो लगातार लग्न के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और लग्न पर लगातार बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि पड़ती रहेगी। ये बेहतरीन अच्छी स्थिति है। पूरा महीना स्वास्थ्य के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से अच्छा रहेगा। थोड़ा जो नुकसान हो रहा है वो राहु की दृष्टि का हो रहा है, लेकिन दशम भाव में बैठा हुआ राहु भी ज्यादा को प्रभाव देता नहीं है आमतौर पे। थोड़ी दिक्कतें आएंगी कहाँ, सुखों की, यानी लगन को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सुखों को लेकर आएगी, उसकी चर्चा भी अभी करते हैं। दूसरा भाव धन भाव की बात करते हैं। धन भाव की स्थिति है कि जो बुध हैं वो बैठे हुए हैं चौथे घर में। ये स्थिति तो बड़ी सुंदर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो धन के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से, परिवार के हिसाब से तालमेल की स्थितियां अच्छी रहेंगी, उनसे तालमेल रहेगा। जब बुध अपनी राशि बदल लेंगे तब भी वो त्रिकोण में ही जाएंगे, तब भी लगातार ये स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी। यानी पूरे महीने धन की प्राप्ति का, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपनी फैमिली से सहयोग का योग बना रहेगा और उन सबके आशीर्वाद और कृपा से धन कमाने के भी बहुत से मौके मिलने चाहिए। बुध की यहाँ पर पूरी 100 दृष्टि लगातार 20-21 दिन अपने भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर, जो आमदनी की के लिए गारंटी देता है, यानी आमदनी बहुत बढ़नी चाहिए इस दौरान। प्रयासों की स्थिति की बात करते हैं तो शुक्रदेव पहले 9 दिन तक तो बैठे रहेंगे त्रिकोण में। यहाँ अच्छी स्थिति है, यानी आपको आपकी की हुई मेहनत का फल, आपके एफर्ट्स रिजल्ट देंगे। भाइयों से आपका तालमेल सहयोग बना रहेगा, ये स्थितियां देखने में आएंगी। लेकिन ये स्थितियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी। 9 तारीख के बाद जब शुक्र अपनी राशि बदलेंगे तो ये छठे घर में चला जाएगा। अब ये खराब योग है, यानी आपको आपकी की हुई मेहनत का वो फल प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जो कुछ आमदनी और सब कुछ हुई वो पीछे से जो पिछले मेहनत का रिजल्ट था वो मिल रहा है। नए सिरे से जो हम आज मेहनत करेंगे जिसका फल हमें बाद में मिलना चाहिए था, वो स्थिति थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। भाइयों के स्वास्थ्य को लेकर, किसी दोस्त के स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है, थोड़ा सा झगड़ा देखने में भी आ सकता है। ये स्थितियां 9 तारीख के बाद पूरे महीने रह सकती हैं। एक एवरेज स्थिति है, पर इसके लिए क्या उपाय करना है इसकी चर्चा बाद में करते हैं। सुखों के घर में, चौथे घर में 4 ग्रहों का जमघट रहने वाला है। कम से कम पहले 9 तारीख तक तो यहां ये रहेगा ही। 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 5 दिन ऐसे होंगे जब ये 4 ग्रह एक साथ होंगे, सूर्य बुध मंगल केतु, और इस पर राहु की पूरी पूरी दृष्टि। सुखों के हिसाब से अच्छी स्थिति नहीं है। चौथा घर हमारे दिल का भी है और वहां सूर्य हो या मंगल हो और उस पर राहु की कहीं से दृष्टि भी पड़ती हो तो कहीं ना कहीं हृदय पे दबाव पड़ता है। मैं हार्ट अटैक जैसे भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमेज, हमारा रुतबा, हमारी पोजीशन, हमारे सुखों पे खलल पड़ती है। स्वास्थ्य पे थोड़ा दबाव देखने में आ सकता है, सावधान रहना जरूरी है। किसी की बात चुभ सकती है, कोई चीज आपको जैसा कहते हैं ना मन में फांस गड़ गई, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो सावधानी अपेक्षित है निश्चित रूप से। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत आएंगी। अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के थोड़े बहुत पेशेंट हैं या हार्ट का कुछ छोटा मोटी तकलीफ आपको पहले से है तो सावधानी अधिक रखनी ही होगी, आपको रखनी चाहिए आपका। ये सारी स्थितियां लगभग मान के चलिए तो पहले 16 दिन तक रहेंगी। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, पर पहले 16 दिन आपको सावधान रहने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इसी दौरान माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है। लेकिन जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेंगे। घूमने के भी योग बन सकते हैं, लेकिन खरीदारी का, वाहन खरीदने का योग बनेगा। धरती, जमीन, प्लॉट, फ्लैट खरीदने के योग बनेंगे, खेत खरीदने के योग बनेंगे। ये स्थितियां ठीक हो जाती हैं। संतान के घर की स्थिति है, लगातार बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे रहेंगे। ये स्थिति अच्छी है। पंचम भाव का स्वामी जब
सप्तम भाव में जाएगा तो ये पंचम भाव के लिए शुभ स्थिति है, और पंचम से पंचम का स्वामी भी केंद्र में आकर के स्वग्रही है, तो संतान के लिए बेहतरीन शुभ स्थितियां यहाँ पे लगातार रहेंगी। संतान के घर से हमने सेहत की भी बात करनी है, डाइजेशन की बात करनी है, अंतड़ियों की बात करनी है, यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम, सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य, सोच समझ प्लानिंग्स, ये सारी स्थिति लगातार ठीक बनी रहेगी। बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे ही नहीं, तो कोई भी बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ नहीं आएगा और किसी ग्रह का ज्यादा प्रभाव नहीं है। 9 दिन तक शुक्र यहाँ रहेंगे, फिर शुक्र अपनी राशि बदल देंगे, तो भी इस स्थिति पे संतान पर, संतान के लाभ पर, पढ़ाई लिखाई पर, फैसले लेने पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। छठे घर की स्थिति बात करते हैं तो छठे घर का स्वामी छठे घर में ही स्वग्रही है, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है, इसका भी एक अलग से नाम होता है। तो जब ये छठे घर में जब कोई ग्रह स्वग्रही रहता है तो वो प्रभाव बढ़ा देता है, मतलब ये कि दुश्मनों पर आपकी सामर्थ्य इंप्रूव हो गई, और राहु की दृष्टि का कारण यहाँ ये लाभ ही हुआ, और लगन मजबूत हो तो इसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग कहा जाता है। बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य होती है, झगड़े झंझट निपटाने की सामर्थ्य होती है, औरों की समस्याओं का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब शुक्र यहाँ पे जब आ जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन स्तर की स्थिति को खराब करेगा, थोड़ा सा आपकी मेहनत भी घटेगी और जीवन स्तर घटेगा, थोड़ी बहुत आपकी सोशल इमेज पे भी धक्का लग सकता है। तो छठे घर में इन 2 ग्रहों का जब ये आएंगे तो ये बहुत सुंदर योग तो मना नहीं रहे, ये अच्छा नहीं है। तो शुक्र शनि का योग जिस पर राहु की दृष्टि छठे घर में आने पर बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, सब चीजें ठीक हैं, कर्जा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन आपकी इमेज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी यहाँ पे आपको रखनी चाहिए। इसके बाद वैवाहिक जीवन के सुख की चर्चा करते हैं। जिनके विवाह की उम्र है उनके विवाह का योग बना हुआ है, जो विवाह के इच्छुक हैं उनको यहाँ पे अवसर प्राप्त होगा। विवाह का बड़ा साफ सुथरा सुंदर योग ऑलरेडी बन चुका है, पूरे महीने लगातार ये स्थितियां रहेंगी। प्रेम विवाह करने वालों को भी अवसर मिलेगा, कुछ नई दोस्ती, नए सिरे से प्रेम के योग भी यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप उम्र के हिसाब से सही हैं, मतलब आपकी उम्र इतनी है जिसमें विवाह की बात हो सकती है। अब देखिए जो 50 साल के आदमी और सिंह लगन के नेचुरल है कि उनकी शादी की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो इसको भी हमें उम्र के साथ तालमेल करके समझने की जरूरत है। तो ये स्थिति यहाँ पे लगातार ठीक रहने वाली है। तो प्रेम की स्थितियां, वैवाहिक जीवन की स्थितियां, तालमेल एडजस्टमेंट की यहाँ पे विशेष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब राशि बदल करके सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि लग्न और सप्तम भाव के स्वामी एक दूसरे से 2 और 12 वाले योग में आ जाएंगे, द्विद्वादश, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन हल्का फुल्का यहाँ प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है। लमसम शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह का योग रहेगा। धन संग्रह की स्थिति के हिसाब से बात करते हैं। देखिए धन संग्रह का तो योग अच्छा हो गया क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, सप्तम भाव में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अष्टमेश भी है, थोड़ा सा वो पंचमेश ज्यादा है, लेकिन अष्टमेश भी है, तो हल्की फुल्की जीवन साथी के स्वास्थ्य को तकलीफ हो सकती है। ये कोई हल्की फुल्की बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक हैं, धन संग्रह का योग ठीक है, यात्राओं को योग पे मिलेगा और उन यात्राओं के लाभ होते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंक्रीट रिजल्ट्स आएंगे, जो भी मौके मिलेंगे उसका आपको लाभ साफ साफ काफी लंबे समय तक दिखाई देगा। भाग्य की स्थिति की बात करते हैं, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया स्थिति है। लगातार यह राजयोग का निर्माण हो रहा है, रोचक महायोग का, इसमें कोई खराबी नहीं है। जिद्दी होते हैं, हासिल करने की ताकत होती है, पढ़ लिख सकते हैं। तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम इस उम्र में हैं कि दादा दादी बनने की उम्र है, तो यहाँ पे हमें दादा दादी बनने का मौका मिल सकता है। पिता का आशीर्वाद और सुख और धर्म का सुख भी प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। दशम भाव में राहु का होना अपने आप में एक राजयोग जैसा निर्माण करता है। राहु की सबसे बढ़िया प्लेसमेंट तीसरा दशम भाव, उसके बाद 11वां भाव है, तो इससे बढ़िया राहु कहीं नहीं रिजल्ट देता है। राजनीतिज्ञ बनाता है, बहुत कुछ करता है। बहरहाल इस कुंडली के हिसाब से जीवन स्तर की स्थितियां अच्छी हैं। पहले 9 दिन तक जब वो धनु में रहेगा तब भी अच्छा है, और उसके बाद जब वो मकर में आ जाएगा तब भी अच्छा है। तो जीवन स्तर लगातार यहाँ पे इंप्रूव करता रहेगा, मौके मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे झंझट भी सॉल्व हो सकते हैं जो पहले से चल रहे थे लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अब किसी बड़े अधिकारी से पहचान होने के कारण, उनसे किसी तरह की एक तरह से लिंक्स बनने के कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थितियां बड़ी होगी। आमदनी की स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी क्योंकि आमदनी का स्वामी पहले 9 दिन तक कहाँ रहेगा, 11 दिन तक रहेगा त्रिकोण में, अपने केंद्र में।
अब केंद्र में भी लगातार अच्छी थी, फिर जब वो पंचम भाव में आएगा तो उसकी पूरी पूरी दृष्टि 11वें भाव पर आएगी, तो आमदनी का जबरदस्त भरपूर योग यहाँ लगातार बना रहेगा। खर्चों की स्थिति थोड़ी थोड़ी वेरी करेगी क्योंकि वहां के स्वामी चंद्र है। तो क्या होगा, 1 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 22 और 23, ये 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जब आपके खर्चे थोड़े ज्यादा हो रहे हों, पैसा फिजूल ब्लॉक हो या कहीं ऐसी जगह अटके जहां आप नहीं चाहते थे उसको अटकना चाहिए। तो ये कुछ लमसम थोड़ी सी खराब देखने में आ सकती है यही 5 दिन, बाकी लगातार अच्छी है। जो एक विशेष योग का निर्माण हुआ उसका नाम था शर योग, जिसकी चर्चा मैंने की। ऐसा कोई भी विशेष उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है कि उसे नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। स्थितियां बहुत अच्छी हैं, किसी तरह का लगभग कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को और अपने चंचलता को संभाल लेंगे तो बात बन जाएगी। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन की स्थिति यह है कि केदार योग का निर्माण तो खैर सभी लग्नों पर हो रहा है, यहाँ पे और कोई विशेष बड़ा योग नहीं बन रहा है। राहु देव जो हैं 9वें घर में बैठे हैं। अब ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी भाग्य पर दबाव डालने वाली स्थिति है। लेकिन चलिए लगन से शुरू करते हैं, एक एक करके पहले घर से जैसे हम बात करते हैं। लगन के स्वामी बुध बैठे हुए तीसरे घर में है, ये अच्छा योग नहीं है। जब लगन का स्वामी 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठता है तो ये बहुत प्रभावी नहीं होता, ये अच्छा नहीं है। ये खासतौर पर वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ शास्त्रों में इसमें 2 विवाह होने की योग भी चर्चा की जाती है, लेकिन ये परमानेंट कुंडली पे है, हम ये गोचर पे चर्चा कर रहे हैं। तो लगन के स्वामी का यहाँ होना, फिर 11 तारीख को अपनी राशि बदल करके जब धनु में जाएगा तब बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो अर्थ ये निकला कि स्वास्थ्य, पोजीशन, रुतबा, सेहत, व्यक्तित्व और हमारी इमेज पहले 11 दिन थोड़ी सी एवरेज है, लेकिन उसके बाद ये स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। महीने के आखिर तक लगातार कोई बड़ी हेल्थ का प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगा, लेकिन मांसपेशियों से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। तो आपको दांतों को, आंखों को और एक कुल मिलाकर फेस, ये गर्दन से ऊपर का जो पोर्शन है, राहु की दृष्टि के कारण वहां थोड़ा प्रभाव जरूर देखने में आएगा। इसमें हम दांतों को, आंखों को, कभी कभी कान को भी इसमें काउंट करते हैं। वैसे कान के लिए तीसरा घर देखना चाहिए। तो ये स्थिति रहने वाली है, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण जो इम्पैक्ट आएगा वो जरूर आएगा। लग्नेश की स्थिति बराबर अच्छी बनी रहेगी पूरे महीने। धन भाव की बात करते हैं तो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र यहाँ पर, और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, बाद में त्रिकोण में चले जाएंगे। तो लगातार धन भाव की स्थिति अतीव सुंदर बनी रहेगी। ऐसी कोई खराबी धन भाव के हिसाब से नहीं है कि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान होगा या आमदनी में दिक्कत आएगी। कुटुंब से सहयोग और प्रेम लगातार बना रहेगा, इसकी भी कोई समस्या यहाँ पे देखने में नहीं आएगी। और ये 5वें भाव से दशम भाव है, तो यानी इसका अच्छा होना पंचम भाव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि किसी भी भाव से दशम भाव में अगर अच्छी मजबूती होती है, वहां अच्छे ग्रह होते हैं या उस ग्रह की भाव की स्थिति अच्छी होती है, तो उसका असर अपने से चौथे भाव पर भी पड़ता है। ये भी एक सेंट्रल इफेक्ट वाला योग होता है, बड़ा अच्छा योग है, इसको भी समझना चाहिए अपने। एफर्ट्स की बात करते हैं। लगातार मंगल यहाँ पर अपनी स्वग्रही स्थिति में रहेंगे। आपको आपके प्रयास, भाइयों के साथ आपका तालमेल की स्थितियां, सही मौके पे क्या एक्शन लेना है। देखिए, आदमी मेहनत तो करना चाहता है, लेकिन ग्रह ऐसे बैठेंगे उस मेहनत का कोई लाभ ही नहीं हो रहा, तो अभी नुकसान। या मेहनत का लाभ तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उतना नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं, तो हमें क्या, मेहनत में भी एक तरह से मन टूटता है। यहाँ स्थितियां बड़ी सुंदर रहने वाली हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। आपको आपके काम भी मिलेंगे, आप उस काम को कर भी सकोगे और उसके रिजल्ट भी बराबर मिलेंगे। पूरे महीने लगातार स्थिति बिल्कुल अच्छी है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बुध आदित्य योग का निर्माण तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन 16 तारीख के बाद जब ये बनेगा तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। इसमें स्थितियां और भी ज्यादा अच्छी आएंगी। चौथे घर में बनेगा तो ये व्यापार का योग, धन का योग, इन सब चीजों की स्थितियां बनाता है। तो व्यापार करके जब हम पैसा कमाते हैं तो इसमें हमारी थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तो बुध आदित्य योग आमतौर पर व्यापार के योग की स्थितियों की बात करता है। बुध की सामर्थ्य बढ़ती है व्यापार के लिए, सूर्य का सहयोग मिलता है बौद्धिक सामर्थ्य के हिसाब से। तो हमारा तेज, हमारा प्रकाश, हमारा जोश और बुद्ध की बौद्धिकता अगर दोनों जुड़ती है तो ये राजयोग हो जाता है। यहां पे सूर्य का होना और इस भाव के स्वामी का लगातार 8वें घर में होना शुभ योग नहीं है। ये हमारे सुखों के कम करने की बात करता है, माता जी के स्वास्थ्य के तनाव की बात करता है। अगर हम हायर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कतें देखने में आएंगी, गैप आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सुखों की कमी का योग बना रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यानी सूर्य बुध तो यहाँ हो जाएंगे 16 तारीख के बाद, और बृहस्पति लगातार बैठे रहेंगे 8वें घर में, 6ठे घर में, तो ये कोई सुंदर योग नहीं है। तो सुखों को लेकर, धन को लेकर
माता जी के स्वास्थ्य को लेकर, उस धन के उपभोग, देखिए सुख कहां से आएगा, कुछ खर्च करेंगे तो सुख मिलेगा, कुछ आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर उस भाव का स्वामी ही वीक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उतना लाभ होगा नहीं जितना मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है 5वें घर की, लगातार शनिदेव वहां पे स्वग्रही रहेंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, सोच समझ के हिसाब से। पर एक और नियम पे ध्यान दीजिए, वो ये कहता है कि अगर 5वें घर में सिर्फ पापी ग्रह अकेला बैठा हो किसी भी स्थिति में, तो वो उस भाव को कुछ हद तक खराब करता है। यानी हमारे 5वें घर से हमने बहुत कुछ देखने के बाद क्या देखना है, ज्ञान, बुद्धि, सही मौके पर सही फैसले लेना, हमारे डिसीजन। अब हमारे डिसीजन अगर कुप्रभाव में आ जाए, उस पर राहु की दृष्टि भी है, तो होगा क्या कि सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। ये कन्या लगन की एक समस्या है फिलहाल कि पिछले 2 साल से लगभग शनि यहाँ बैठे हैं, जिसके कारण सही मौके पर सही फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, और इस कारण व्यापार को वो सही दिशा नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। तो मेहनत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उतना जितना डिमांड है उस लिहाज से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं उनको। शुक्र यहाँ जब इसके साथ में आके बैठ जाएंगे तो ये स्थिति ये रहेगी कि 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठेगा शनि के साथ। एक एवरेज स्थिति है, पर इस दौरान बच्चों की तरफ से कुछ शरारतें जिसका परिणाम आपको देखने में आ सकता है। बच्चों की गलतियों का नुकसान भी आपको थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है। थोड़ी इस तरीके से सावधानी रखनी है, बच्चों के साथ अपनी तालमेल और ट्यूनिंग रखनी है। अचानक से ऐसी कोई खबर ना मिल जाए कि भाई बच्चे ने ये गलती कर दी या वो गड़बड़ कर दी, तो आप मेरा इशारा समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, शुक्र शनि के कारण। तो हमें थोड़ी सी बच्चों से तालमेल को संभाल के रखना है, ये दिक्कत देखने में आ सकती है। शत्रुओं की स्थिति यहाँ पे कंट्रोल में रहने वाली है, बृहस्पति भी संभाल के रखेंगे, वो भी दिक्कत नहीं है, और शनि की राशि होने के कारण भी समस्या नहीं है। तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शत्रुओं की कोई समस्या देखने में नहीं आएगी, कर्जा नए सिरे से लेने का कोई भी योग नहीं बनेगा, ये हालात ठीक है। लेकिन वैवाहिक जिंदगी की स्थिति खराब हो जाती है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि उस भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया, 6ठे 8वें 12वें, ये अच्छी योग नहीं। इसे इस योग को बुरा योग समझा जाता है। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ ये तालमेल की स्थितियां जरूर खराब होंगी। उनके स्वास्थ्य को, उनके कारण, उनके इलाज या उनके स्वास्थ्य को संबंध में आपका पैसा भी बहुत सा खर्च हो सकता है। तो जीवन साथी से तालमेल बनाएं, रिश्ते इंप्रूव करें, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके मन का भी ध्यान रखें, अन्यथा आपको तनाव देखने में आ सकता है। ये स्थिति हो गई क्योंकि वहां उस भाव का स्वामी 6ठे भाव में। अब ये जो भाव होता है 7वां, इसी से हम 4थे भाव से, चौथा है, सुखों को भी देखते हैं जो थोड़े से घटे। 10वें भाव से 10वें भाव है, तो ये रोजमर्रा की आमदनी, हमारा जीवन स्तर और कुल मिलाकर हमारी आमदनी का एक हिस्सा जो डेली इनकम्स होती है उसको भी बिलोंग करता है। अब ये स्थिति खराब होगी तो इन सब चीजों पर नेगेटिव असर साफ साफ शब्दों में देखने में आएगा। धन योग की स्थिति ठीक है, आपका पैसा जोड़ने का मौका मिलेगा, कुछ जुड़ा हुआ पैसा वो सेव रहेगा, कुछ अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं, कुछ पुरानी पेमेंट्स मिल जाएं, कुछ इस तरीके की स्थिति देखने में भी आ सकती है। तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। भाग्य के स्थान पर राहु का होना शुभ नहीं है। ये पिता से भी तालमेल खराब करता है, ये संतान को भी तनाव देता है, संतान को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। आपको पिता के साथ तालमेल, बच्चों के साथ तालमेल दोनों ही खराब हो गए तो फिर बचेगा क्या? और इसकी पूरी दृष्टि लग्न पर, यानी ये आपको भी, पिताजी को भी और बच्चों को भी, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। धर्म के प्रति विमुख करता है, धार्मिकता नहीं आने देता। बृहस्पति पहले से वीक चल रहे हैं तो क्योंकि 6ठे घर में, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति विमुखता आने के कारण भी तनाव होगा। तो एक तो सही मौके पे सही फैसले नहीं ले पा रहे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जीवन साथी से तालमेल की स्थितियां खराब हैं, और धर्म यानी ईश्वर की कृपा प्राप्त भी नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां यहाँ पे खराब दिखाई देती हैं। 10वें भाव की स्थिति पहले 11 तारीख को जब बुध चेंज होंगे तो ठीक है, मतलब कहीं एक सहारा है। इस पूरी कुंडली में ले देके जो सहारा आ रहा है वो बुध का आया कि बुध कम से कम अपने भाव को लगातार देखेंगे तो इतनी आमदनी, इतना जीवन स्तर, इतना स्टेटस मेंटेन रखेंगे कि बहुत खराब स्थितियां नहीं होंगी। आमदनी के घर का स्वामी चंद्र, क्योंकि जो बड़ी तेजी से राशि बदलते हैं, तो ऐसी कुछ तारीखें हैं 6-7 तारीख जिसमें आमतौर पर ये देखने में आएगा कि आपको आमदनी काफी तेजी से ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे सकती है। 1, 2, 3 पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, 12, 13, 14, 15 ये सारी तारीखें 7 ऐसी हैं जिसमें आमदनी बराबर तेजी से अपनी राशि को बदल सकती है। यानी इसका वेरी करेगी तो इसका आपकी आमदनी पर भी असर साफ साफ
दिखाई देगा। अब आ जाती है 12वें घर की स्थिति, हमारे खर्चों के घर की स्थिति। 12वें घर का स्वामी पहले बैठा हुआ है 16 दिन तक तीसरे घर में, जो स्थिति ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, वो जहां बैठता है उस हिसाब से असर करता है। तीसरा भाव हमारी सामर्थ्य को बिलोंग करता है, तो यहाँ कोई नुकसान फिलहाल नहीं है। लेकिन जब वो चौथे घर में जाएगा 16 तारीख के बाद, यहां स्थितियों को खराब करेगा, क्योंकि यहां वो अच्छी स्थितियां नहीं बनाएगा। तो ये स्थितियां किस हिसाब से खराब करेगा कि कहीं ना कहीं जब खर्चे जो हैं आएंगे चौथे घर में, तो इस सुखों को कुछ कम करेंगे। तो इस ढंग से समझें तो कन्या लगन के लिए पूरा महीना कोई खास अच्छा नहीं है। कुछ खींचतान, कुछ नुकसान, वैवाहिक जीवन तालमेल। राहु देव की पूजा अर्चना, राहु के बीज मंत्रों का जाप, उसके लिए संबंधित दान करना ही चाहिए। और अगर संभव है कुंडली में बुध अच्छा हो तो पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। नहीं तो अगर वो ठीक नहीं है तो आप बुध के बीज मंत्रों का जाप, यही सब चीजें भी कर सकते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आज की जो हमारी तीनों लग्न थी उन पर हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, और अब इस वीडियो की समाप्ति का समय आ गया है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लगातार वीडियो में फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको कितनी फीस और किस तरह देनी है सारी जानकारी दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे और भी जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां हमारे पास हैं और जो भी परिवर्तन ग्रहों के आते हैं उसका क्या प्रभाव होगा आप पर, वो आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।